हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंक बुक पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के कई क्वेश्चंस रीसेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए हैं। अगर आप एसएससी, यूपीपी, यूपीएससी, रेलवे, लेखपाल या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यह सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रश्नों को डिस्कस करने से पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 मई को ही हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं। और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मई विश्व रेड क्रॉस एवं रेड क्रेसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है, जिन्हें लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। मातृ दिवस जो है वो एग्जैक्ट 10 मई तो नहीं, हर बार नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे जो होता है वह मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 मई अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 मई को ही समुद्री महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 18 मई को ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस भी मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 25 मई अफ्रीका दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मई मंथ की रहने वाली हैं, इनको अच्छे से कवर करते हुए चलिए। ये अक्सर स्टैटिक जीके में पूछी जाती हैं आपके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास और वित्त को बढ़ावा देने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ COSOP रणनीति 2026-33 लॉन्च की? कि भारत अब सिर्फ अपने गांवों का विकास नहीं कर रहा बल्कि दुनिया के जो दूसरे डेवलपिंग देश हैं उनको भी डेवलपमेंट मॉडल सिखाने की तैयारी में है। इसी के तहत इस रणनीति को भी लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है आपका अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD। IFAD क्या है दोस्तों, इसको बताने से पहले आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एक रफ नोटबुक लेकर के बैठें, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो भी प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ डिटेलिंग में होंगे, तो उनको आप नोट करते जाइएगा नोटबुक में। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप एक रफ नोटबुक लेकर के बैठें, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो भी फैक्ट आज डिस्कस करेंगे हम लोग। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यह इसका फुल फॉर्म होता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र यानी UN की एक संस्था है जो गरीब किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि विकास पर काम करती है। कौन सी संस्था काम करती है? तो IFAD यह एक संस्था है जो गरीब किसानों, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि विकास पर बेसिकली काम करती है। अब भारत इसी के साथ मिलकर के, इसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ मिलकर इस रणनीति को लॉन्च किया है, COSOP रणनीति जो है। अब COSOP क्या है? अब
प्रश्न ये भी बनता है COSOP क्या है? तो COSOP का जो फुल फॉर्म है वह कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम है। अब उद्देश्य क्या रहने वाला है इसको लॉन्च करने को, इस रणनीति को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो उद्देश्य है इसका विकसित भारत 2047 विजन के तहत ग्रामीण समुदायों के सामाजिक, आर्थिक, जलवायु लचीलेपन, रेजिलियंस को मजबूत करना। मीन्स जो ग्रामीण लोगों की इनकम है उसको बढ़ाना, महिलाओं को मजबूत बनाना, क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाना और किसानों को फाइनेंस उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य रहने वाला है। भारत IFAD COSOP रणनीति 2026-33 ग्रामीण विकास और वित्त को नई दिशा इससे मिलने वाली है। ग्रामीण विकास और वित्त को नई दिशा मिलेगी। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो रहने वाले हैं। तो भारत ने यह साझेदारी किसके साथ की? तो IFAD के साथ की। यह क्या है? तो यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। कब लॉन्च हुई? तो 12 मई 2026 को लॉन्च की गई। कहां हुआ लॉन्च? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। इसके लक्ष्य क्या रहने वाले हैं? तो लक्ष्य इसके सामाजिक मजबूती, आर्थिक मजबूती, जलवायु लचीलापन और विकसित भारत 2047 इसका मेन लक्ष्य रहने वाला है। ये सभी मुख्य लक्ष्य रहने वाले हैं इसके। अच्छे से कवर अप करते हुए चलिएगा। स्टैटिक जीके में पूछे जाने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं तो उनको भी कवर कर लेते हैं। IFAD का स्थापना वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, उसका मुख्यालय पूछा जा सकता है। तो स्थापना वर्ष उसका 1977 था। स्थापना वर्ष क्या था? 1977। मुख्यालय इसका रोम इटली में है और यह एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। ये अच्छे से कवर अप करिएगा कि ये जो IFAD है यह UN की एक एजेंसी है। नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को ही। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अतिरिक्त समझौता क्या हुए हैं? तो IFAD और नाबार्ड का ग्रामीण वित्त के लिए एक साझेदारी हुई है। अतिरिक्त समझौता यह भी हुआ है जो ग्रामीण वित्त के लिए साझेदारी इनकी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनापन पुस्तक किसने लिखी है? यह दूसरा प्रश्न है आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनापन पुस्तक लिखी है। आखिर यह पुस्तक चर्चा में इस समय क्यों है? यह पुस्तक PM मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान के 35 वर्षों के राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव पर आधारित है ना। तो यह जो पुस्तक है यह शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है और PM मोदी के साथ 35 वर्षों को संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभवों का पुस्तक में रूप में दर्ज है। मीन्स जो भी अनुभव प्रशासनिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे शिवराज सिंह चौहान जी को PM मोदी जी के साथ हुए, उनको इन्होंने अपनापन पुस्तक में लिखा है, दर्ज किया है। तो इसके जो लेखक हैं अब शिवराज सिंह चौहान जी। 26 मई 2026 को यह पुस्तक लॉन्च होने वाली है। अनावरण किसके द्वारा होगा? M वेंकैया नायडू और HD देवगौड़ा के द्वारा इसका अनावरण होगा। लॉन्च स्थल जो रहने वाला है वह NASC कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली इसका लॉन्च स्थल रहने वाला है। पुस्तक के मुख्य विषय कौन से हैं? जो इसमें प्रमुख विषय हैं पुस्तक में वह कौन कौन से हैं? तो पुस्तक के प्रमुख विषय हैं 1991 की एकता यात्रा, नीति निर्माण अनुभव, शासन में तकनीक का एकीकरण, कोविड-19 संकट प्रबंधन। यह इसके प्रमुख विषय हैं। अब
इस रिलेटेड टॉपिक से जो स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस बन सकते हैं वह क्या बन सकते हैं कि 1991 जो एकता यात्रा हुई वह कहाँ हुई? तो लाल चौक श्रीनगर। कृषि मंत्रालय कृषि भवन नई दिल्ली। कृषि मंत्रालय कहाँ है? कृषि भवन न्यू दिल्ली में। ये केंद्रीय मंत्री जो होता है उसकी नियुक्ति किससे होती है? केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कराते हैं। एनएएससी फुल फॉर्म क्या है? तो एनएएससी यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, और एनएएससी यही एक लॉन्च स्थल है, यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स जो है न्यू दिल्ली में, वहीं पर इसको लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में माहे टोकपो राल्धो सिंचाई नहर का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है लद्दाख। लद्दाख इसका राइट आंसर है। तो लद्दाख जैसे ठंडे और सूखे क्षेत्र में खेती के लिए पानी सबसे बड़ी समस्या है वहां पर। इसी समस्या को हल करने के लिए एक नई सिंचाई नहर शुरू की गई है। दोस्तों एग्जाम में सिर्फ आंसर नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है, तो कॉन्सेप्ट बेस पे अगर इसको हम लोग समझते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उद्देश्य यही है मुख्य कि चांगतांग क्षेत्र में जल की कमी को दूर कर 100 एकड़ कृषि भूमि को विश्वसनीय सिंचाई सुविधा प्रदान करना। मैप में देखिए यह जम्मू कश्मीर नहीं है बल्कि केंद्र शासित जो आपका लद्दाख है वह क्षेत्र है, ये आपको दिख रहा होगा। अब ये जो लद्दाख है इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था लद्दाख का 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा। अब मुख्य जिले जो हैं लद्दाख के वह है लेह और कारगिल, इसके मुख्य जिले हैं। स्टैटिक ज्योग्राफी जीके में आपसे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको कवर अप कीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा यूटी भी यही है। भारत का सबसे बड़ा यूटी अगर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में तो आप लद्दाख आंसर करेंगे। अब नहर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। लंबाई जो नहर की रहने वाली है वह 2.10 किलोमीटर की रहने वाली है। चौड़ाई और गहराई जो रहने वाली है वह लगभग 2 फीट की रहने वाली है। लाभ क्षेत्र कितना रहेगा? तो 100 एकड़ कृषि क्षेत्र कम से कम इसमें रहेगा। लाभ क्षेत्र जो रहने वाला है वह 100 एकड़ का रहने वाला है। जल स्रोत जो इसका है वह है याया झील। उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। उद्घाटनकर्ता कौन थे? विनय कुमार सक्सेना। और इसी के तहत वृक्षारोपण भी किया जाएगा, तो वृक्षारोपण भी 15,000 पौधों का लगभग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जो अगला प्रश्न है भारत और यूके के संबंधों के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक जो अपॉइंटमेंट हुआ है उससे रिलेटेड यह प्रश्न है कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पी कुमारन। पी कुमारन जी ने रिसेंटली अभी कार्यभार संभाला है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी पी कुमारन की लंदन में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति की गई है। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में किस राज्य में 1 जून 2026 से आनंद विवाह अधिनियम 1909 लागू करने की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर है वह है सिक्किम। इसका राइट आंसर सिक्किम है। तो अब सिक्किम में सिख समुदाय के लोगों को अपने धार्मिक तरीके से विवाह को अलग पहचान मिलने वाली है। तो सिख दंपति जो होंगे उनको आनंद कारज विवाह का पंजीकरण उनके अपने पृथक कानूनी ढांचे के तहत कराने की सुविधा इनको
मिल जाएगी। अब यहाँ बात चली आनंद कारज, तो आनंद कारज क्या है? आनंद कारज की बात चली, आनंद कारज क्या है? पेन हाथ में रखिए, नोटबुक हाथ में रखिए, फैक्ट्स नोट करते चलिए। आनंद कारज क्या है? आनंद कारज सिख धर्म की पारंपरिक शादी की विधि को कहते हैं। जो इनकी पारंपरिक शादी की विधि होती है, सिख समुदाय की शादी की जो विधि है, उसे आनंद कारज कहा जाता है। नोट करते हुए चलिएगा, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन ये। तो यह कब लागू होने जा रहा है? तो 1 जून 2026 से यह लागू हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है, तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। यहाँ पे ऐसा क्या चीज फेमस है? तो यहाँ के जो कंचनजंगा पर्वत है विश्व प्रसिद्ध है। स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है इस क्वेश्चन को? तो सिख विवाह आनंद कारज से रिलेटेड होता है, यानी कि सिख विवाह जो होता है वह शादी की विधि उनकी क्या होती है? आनंद कारज। तो सिख विवाह आनंद कारज, और आनंद कारज से रिलेटेड आनंद विवाह अधिनियम। आनंद आनंद दो नियम आ रहे हैं, तो आनंद विवाह अधिनियम किससे रिलेटेड होगा? तो सिख दंपतियों से रिलेटेड होगा, जो शादी करेंगे उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा, विवाह का उससे पंजीकरण होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। आनंद विवाह अधिनियम 1909 सिक्किम में लागू होने जा रहा है। प्रभावी तिथि कौन सी रहेगी? तो प्रभावी तिथि 1 जून 2026 रहने वाली है। लाभार्थी कौन होंगे? विशेष रूप से यह क्वेश्चंस बनेंगे। तो लाभार्थी सिख दंपति होंगे, क्योंकि यह जो अधिनियम है विशेष रूप से सिखों के लिए ही है। विवाह स्वरूप आनंद कारज। पूर्व स्थिति क्या थी? तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इनका पंजीकरण होता था। जब यह अधिनियम की बात नहीं थी, तब उनका जो विवाह होता था तो उनको जब पंजीकरण कराना पड़ता था, तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उनको पंजीकरण कराना पड़ता था। अब इसकी पहल किसने की? तो सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद यह आनंद विवाह अधिनियम अब सिक्किम में लागू होने जा रहा है। अब बात चली है किस अनुच्छेद के तहत? तो यह प्रश्न मोस्टली आपसे पूछा जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 28 ये अनुच्छेद माइंड में फीड कर लीजिएगा, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। यहाँ सिख धर्म की बात हो रही है, तो यह अनुच्छेद 25-28 से भी जुड़ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2012 को आया। मुख्य रूप से यह आप मैप में देख पा रहे होंगे। सिक्किम कहां पड़ता है? तो सिक्किम यहाँ ये है लोकेशन, आपको दिख पा रही होगी। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फैक्ट आप नोट करते चलिए, नोटबुक में फैक्ट्स को नोट करते चलिए, एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सितंबर 2026 में भारत आने वाले हैं? तो भारत और रूस के संबंधों को मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। अब यह किस सम्मेलन में शामिल होंगे? तो यह ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स क्या है आखिर? तो ब्रिक्स क्या है? दुनिया के बड़े उभरते देशों का एक समूह है। इसमें सबसे पहले जो 5 देश हैं उनमें ब्राजील, बी जिससे बना, आर यानी कि रसिया पहला, ब्राजील सेकेंड, रसिया, देन आई इंडिया, सी चाइना एंड एस साउथ अफ्रीका। ये इसके मुख्य देश हैं। पहले जो 5 देश हैं जिनके नाम पर ये ब्रिक्स पड़ा है,
उद्देश्य क्या रहने वाला है, यह जो ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है इसका क्या असर पड़ने वाला है, किस लिए किया जा रहा है। तो यह यात्रा भारत रूस संबंधों को सुदृढ़ करने और बहुपक्षीय मंच पर व्यापार, भू राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने से जुड़ी है। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह भारत रूस संबंधों को सुदृढ़ करना, बहुपक्षीय मंच पर व्यापार, भू राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने से रिलेटेड है, जो मुख्य उद्देश्य इसका है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में भागीदारी, जो नेता होंगे वो व्लादिमीर पुतिन होंगे। देश रूस। कार्यक्रम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 रहने वाला है, जिसमें ये भागीदारी करने आ रहे हैं। स्थान जो है नई दिल्ली, जहां पर ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। समय क्या है, तो सितंबर 2026 में यह होना है। महत्व इसका क्या है, तो भारत रूस संबंध और बहुपक्षीय सहयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय में लॉन्च किया गया तीसरा एआई संचालित होलो बॉक्स किस महान व्यक्तित्व पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है महात्मा गांधी। दोस्तों सोचिए, अगर महात्मा गांधी एआई के जरिए आपसे बात करें तो कैसा लगेगा। प्रधानमंत्री संग्रहालय में अब ऐसा ही डिजिटल अनुभव शुरू किया गया है ना। तो वही यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय में लॉन्च किया गया तीसरा एआई संचालित होलो बॉक्स किस महान व्यक्तित्व पर आधारित है। तो यह महात्मा गांधी जी पर आधारित है। उद्देश्य क्या है, एआई होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से ऐतिहासिक व्यक्तियों को डिजिटल रूप से जीवंत करके संग्रहालय अनुभव को इंटरैक्टिव, शैक्षणिक और युवा अनुकूल बनाना है। होलोग्राम की बात चली है, तो होलोग्राम क्या है, तो होलोग्राम एक ऐसी तकनीकी होती है जिससे किसी व्यक्ति की 3D जैसी डिजिटल छवि दिखाई देती है ना। ये देखिए, एआई महात्मा गांधी अवतार लॉन्च। तो स्थापना वर्ष प्रधानमंत्री संग्रहालय का क्या था, 2022 14 अप्रैल डेट थी। आप इसमें मेंशन नहीं है बट आप लिख लीजिएगा नोट्स में। संस्थान जो है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय है। स्थान न्यू दिल्ली। तकनीकी एआई प्लस होलोग्राफिक डिस्प्ले प्लस 3D अवतार, यह तकनीक है मुख्य, जिससे आप 3D डिजिटल अवतार गांधी जी का देख पाएंगे और उनके विचारों को आधुनिक तरीके से समझ पाएंगे। जो होलो बॉक्स क्रम था वह पहला किनका था, तो पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम जी का, तीसरा महात्मा गांधी जी का हुआ और शीघ्र ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी होलोग्राम आने वाला है। डिजिटल इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव इसका मेन उद्देश्य है। दोस्तों जो हम लोग फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं यह आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपसे यह मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको आप एक रफ नोटबुक में नोट जरूर करते चलिएगा, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ या सिंहस्थ कुंभ 2028 के लिए एआई संचालित समाधान तैनात करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो दोस्तों अब जो धार्मिक आयोजन हो रहे हैं उसमें भी एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है ना। तो इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बना है कि जो एआई संचालित समाधान तैनात करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका गूगल क्लाउड इंडिया है। गूगल क्लाउड इंडिया से मध्य प्रदेश सरकार ने अभी साझेदारी की है। आखिर यह उद्देश्य क्या इसका रहने वाला है, इसका उपयोग क्या होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ 2028 में भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक को उपयोग करेगी। यानी कि इस एआई तकनीक का उपयोग कहाँ करेगी,
भीड़ को नियंत्रण करने, सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, है ना। इसका उपयोग लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एआई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हाल ही में कैबिनेट स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समर्पित पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यहां आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समर्पित पोर्टफोलियो बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो भारत में पहली बार किसी राज्य सरकार ने एआई के लिए अलग मंत्रालय जैसा पोर्टफोलियो बनाया है। उसका जो राइट आंसर है वह है केरल। केरल ने कैबिनेट स्तर पर एआई को एक स्वतंत्र प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में मान्यता देकर शासन, आर्थिक विकास और डिजिटल नीति सुधारों में अग्रणी भूमिका स्थापित की है। तो केरल सरकार ने एआई से जुड़े कामों और नीतियों के लिए अलग जिम्मेदारी तय की है ताकि टेक्नोलॉजी और डिजिटल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सके। मेन फोकस इनका जो रहने वाला है वह डिजिटल डेवलपमेंट पर है। अब बात चली है एआई पोर्टफोलियो की। तो एआई पोर्टफोलियो क्या है। तो एआई पोर्टफोलियो एक तरीके से सरकार में अलग विभाग या जिम्मेदारी जो केवल एआई से जुड़े काम देखे वह एआई पोर्टफोलियो होता है। भारत में पहला कैबिनेट स्तरीय एआई पोर्टफोलियो आया है, यह कौन सा राज्य लाया है। तो यह केरला लाया है। और किस सरकार के द्वारा। तो नई यूडीएफ सरकार के द्वारा इसे लाया गया है। पोर्टफोलियो के जो धारक हैं वह पीके कुन्हालीकुट्टी हैं। विभाग इनका उद्योग एवं वाणिज्य, आईटी प्लस स्टार्टअप, औद्योगिक विकास के अंडर आते हैं। अब एआई का फोकस जो क्षेत्र रहने वाला है वह शासन, शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, सार्वजनिक सेवाएं, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी पर मुख्य फोकस इनका रहने वाला है। महत्व क्या है। तो महत्व एआई को स्वतंत्र कैबिनेट पहचान देना, डिजिटल नीति सुधारों में अग्रणी, प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक विकास पर मुख्य फोकस इनका रहने वाला है। जो महत्व है इसका यह रहने वाला है। भारत के प्रमुख आईटी राज्य। अब केरला जो शामिल हुआ है वह एआई कैबिनेट प्रथम जो लाया है वह केरला है। कर्नाटक जो है वह आईटी हब के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना टी हब के नेम से। अगर आपसे केरला की कैपिटल पूछी जाती है तो उसको भी जान लीजिए। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल क्या है। तिरुवनंतपुरम। इसको अच्छे से कवर अप करते हुए चलिए। भारत का पहला एआई कैबिनेट पोर्टफोलियो, ये मुख्य प्रश्न रहने वाला है। तो यह कौन सी सरकार लाई है और किस राज्य में आया है यह पता होना बहुत जरूरी है। तो केरल में आया है और यूडीएफ सरकार 2026 में इसे लाई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अच्छे से हर पॉइंट को कवर अप करते हुए चलिएगा। जो भी फैक्ट हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उनको नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पारंपरिक श्रमिक चौक प्रणाली के स्थान पर कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है श्रम मित्र ऐप। दोस्तों अब जो मजदूर हैं उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम श्रम मित्र ऐप है। अब इसके तहत क्या होगा। तो पहले मजदूर लोग श्रमिक चौक पर खड़े होकर काम ढूंढने जाते थे। अब सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च किया है जिसके तहत मजदूर और ठेकेदार डिजिटल तरीके से जुड़ सकेंगे। ठेकेदार को भी मजदूरों को ढूंढने में मदद मिलेगी। इससे ये दोनों के लिए ही फायदेमंद होने वाला है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रमिकों और नियोक्ताओं यानी कि ठेकेदार और जो जिनको भी श्रमिकों की नीड है तो डिजिटल रूप से जोड़कर पारंपरिक श्रम चौक प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और श्रम बाजार में पारदर्शिता एवं रोजगार अवसरों में सुधार करना इसका मुख्य जो उद्देश्य रहने वाला है।
अब फायदा फायदा क्या होगा? तो मजदूरों को जल्दी काम मिलेगा, ठेकेदारों को श्रमिक आसानी से मिलेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी। मेन क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो श्रम मित्र ऐप कौन सी सरकार लाई, किस राज्य में आया? तो हरियाणा में आया है, हरियाणा ने इसे लॉन्च किया है, हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया है। लॉन्च करता जो थे वह श्रम मंत्री अनिल विज थे। विकासकर्ता हरियाणा भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के द्वारा इसका विकास किया गया है। पंजीकृत श्रमिक कितने हैं? लगभग 75,000 पंजीकृत श्रमिक हैं और भी टारगेट रखे गए हैं उनको पंजीकृत करने का। ऑनलाइन जॉब मैचिंग, कौशल आधारित पंजीकरण, प्रत्यक्ष वेतन वार्ता, बहुभाषी मोबाइल आधारित, यह सब सुविधाएं इस ऐप में मिलने वाली हैं मुख्य रूप से। पहले क्या था? पारंपरिक श्रमिक चौक एक होती थी जहां पर श्रमिकों को जाना पड़ता था और काम ढूंढना पड़ता था। ऐप के आने से क्या लाभ इनको मिलने वाला है? हर चीज डिजिटल हो जाएगी। इनको श्रमिक ऐप आने से इनको क्या होगा? ये डिजिटल तरीके से ठेकेदारों से जुड़ सकेंगे और इनको काम भी आसानी से मिल सकेगा। भवन एवं निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 श्रम समवर्ती सूची का पार्ट है। ई श्रम पोर्टल केंद्र का जो पोर्टल है वह ई श्रम पोर्टल के नाम से है, यह अच्छे से कवर कर लीजिएगा। हाल ही में भारत ने सिंधु जल संधि निलंबन के बाद चिनाब नदी से संबंधित कितने रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चर्चा के बीच भारत ने बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम उठाया है? तो 2600 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत क्या होगा? उद्देश्य क्या है मुख्य? तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि निलंबन के संदर्भ में भारत ने चिनाब बेसिन में जल उपयोग एवं जल विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने हेतु प्रमुख परियोजनाओं को त्वरित गति से आगे बढ़ाया है। तो यहां बात हो रही है सिंधु जल संधि की। तो सिंधु जल संधि क्या है? यह भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई एक जल संधि है। अच्छे से कवर अप कर लीजिए। अब यह जो परियोजना को मंजूरी दी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत ने चिनाब नदी पर नई जल परियोजना को मंजूरी दी है ताकि पानी का बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। यह मुख्य उद्देश्य इसका है। अगर प्रश्न आता है चिनाब नदी कहाँ बहती है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चंस बनते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट है कि संधि में विश्व बैंक की भूमिका थी या नहीं। तो जो सिंधु जल संधि थी उसमें विश्व बैंक की भूमिका थी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। और यह टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जियोग्राफिकल कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत हो जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रश्न आपके पास आता है कि सिंधु जल संधि निलंबन के बाद कौन सी परियोजना साइन की गई, कौन सी परियोजना को मंजूरी मिली, तो चिनाब परियोजना को मंजूरी मिली। कितने रुपए की? तो कितने बजट है इसका? 2600 करोड़ इसका बजट रखा गया है। अगर प्रश्न आए सिंधु जल संधि निलंबित कब हुई, तो सिंधु जल संधि 2026 में निलंबित हुई। कुल राशि इस परियोजना की जो है वह 2600 करोड़ है। कार्यान्वयन किसके द्वारा? तो NHPC के द्वारा। इसका मुख्यालय फरीदाबाद हरियाणा में, स्थापना 1975 में हुई। यह अच्छे से कवर करते चलिए। चिनाब बेसिन से रिलेटेड जो प्रमुख परियोजनाएं हैं वह कौन कौन सी हैं उनको जान लेते हैं। किरू जल विद्युत परियोजना, क्वार जल विद्युत परियोजना, रैटर
जल विद्युत परियोजना, पाकल दुल परियोजना और सवलकोट परियोजना। यह इनकी मुख्य परियोजनाएं हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन स्टैटिक जीके में बहुत बनते हैं, इनको कवर कर लीजिए अच्छे से। सिंधु जल संधि कब हुई? तो सिंधु जल संधि 1960 में हुई। मध्यस्थता किसने की? तो विश्व बैंक ने। अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया जस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय किस स्थान के पास विकसित किया जा रहा है, जो सेवामुक्त नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस गुलदार पर केंद्रित होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है। भारत अब जो है समुद्री विरासत और ओशियन अवेयरनेस पर भी बड़ा काम कर रहा है। कोंकण तट पर समुद्री पर्यटन, जैव विविधता संरक्षण और सतत तटीय विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय का विकास किया जा रहा है। तो भारत का पहला ओशियन थीम्ड म्यूजियम पुराने युद्धपोत आईएनएस गुलदार पर बनाया जा रहा है, ताकि लोग भारतीय नौसेना और समुद्री इतिहास को समझ सकें। तो यह प्रश्न दो तरीके से बन सकता है कि यह कौन से युद्धपोत पर बनाया गया? तो आईएनएस गुलदार पर बनाया गया, यह प्रश्न आ सकता है आपका। अब आईएनएस गुलदार है क्या? तो आईएनएस गुलदार जो है यह एक भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है, जो जिसे अब म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। आईएनएस गुलदार जो है यह भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत जो था, उसको अब म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर? भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय सिंधुदुर्ग आईएनएस गुलदार। अब ये सभी पॉइंट्स एक साथ इसलिए पढ़िए ताकि रिलेट कर पाएंगे, ये माइंड में फीड हो जाएगा। आईएनएस गुलदार जो है यह एक पुराना युद्धपोत है नौसेना का। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग है, वहां पर इसको म्यूजियम को बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा आईएनएस युद्धपोत में। तो अब कोर प्रोजेक्ट डिटेल समझ लेते हैं। यह जो स्थान रहने वाला है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। केंद्र आईएनएस गुलदार सेवा मुक्त जो युद्धपोत है। गहराई लगभग क्या रहने वाली? तो लगभग 22 मीटर इसकी गहराई रहने वाली है। निकटतम जो स्थल है वह क्या है? नेवती रॉक्स इसका निकटतम स्थल है। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? क्या आपको पता है कोरिया युद्ध में भी भारतीय सेना ने शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी? जो कोरिया युद्ध हुआ था उसमें भारतीय सेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उन्हीं वीर भारतीय सैनिकों की याद में दक्षिण कोरिया में एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। एक युद्ध स्मारक भारतीय सैनिकों की याद में दक्षिण कोरिया में बनाया गया है। प्रश्न यह है आपसे कि यह स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है? तो यह स्मारक का उद्घाटन जो हुआ है वह जो स्थान है वह है इम्जगक पीस पार्क। यहाँ पर भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया है। किनकी याद में? तो भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। क्लियर? अब बात आती है क्यों बनाया गया, है ना? तो भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में। भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने के परिप्रेक्ष्य में आप समझ लीजिए, और भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में इसे मुख्य रूप से बनाया गया है। उद्देश्य यही है कि कोरियाई युद्ध के दौरान जो मानवीय एवं शांति रक्षा भूमिका निभाने वाले भारतीय सैनिकों को सम्मानित करना तथा भारतीय दक्षिण कोरिया रक्षा एवं राजनयिक संबंधों को सुदृढ़ करना। हाल ही में भारत में
ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका जो राइट आंसर है वह है अग्नि-1। भारत लगातार अपनी रक्षा शक्ति मजबूत कर रहा है और इसी दिशा में अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि-1 क्या है? तो अग्नि-1 एक भारत की बैलिस्टिक मिसाइल है जो दुश्मन के ठिकानों तक बहुत तेजी से हमला करती है। इसका सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में हुआ। अब बात बैलिस्टिक मिसाइल की चल रही, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? यह पहले तो ऊपर आसमान में जाती है और फिर ग्रेविटी की मदद से लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से गिरती है। मींस जो टारगेट होता है उसकी तरफ ग्रेविटी की हेल्प से बहुत तेजी से गिरती है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है। अब ये उद्देश्य क्या है? अग्नि-1 मिसाइल परीक्षण का उद्देश्य भारत की सामरिक रक्षा क्षमता और त्वरित जवाबी क्षमता को मजबूत करना। क्लियर? अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने 22 मई 2026 को अग्नि-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो परीक्षण कहाँ हुआ? चांदीपुर उड़ीसा में। अग्नि-1 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मारक क्षमता क्या इसकी है? तो 700 से 900 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है। भारत की सामरिक रक्षा क्षमता को इससे बड़ा बल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है एग्रीकोला मेडल। पूरी दुनिया अब भारत की कृषि फूड सिक्योरिटी मॉडल की तारीफ कर रही है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा इंटरनेशनल सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास में उनके योगदान के लिए FAO द्वारा सम्मानित किया गया है। FAO क्या है? यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह एक UN की संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया में भूख कम करने, कृषि सुधारने और फूड सिक्योरिटी बढ़ाने का काम करती है। बात मेडल की चली है कि एग्रीकोला मेडल मोदी जी को मिला है। तो एग्रीकोला मेडल है क्या? यह FAO का एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। आगे बढ़ते हैं। मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया गया है, FAO द्वारा। समारोह रोम स्थित FAO मुख्यालय में हुआ था। सम्मान भारतीय किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को समर्पित है। खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि और ग्रामीण विकास में भारत के योगदान की वैश्विक पहचान इससे बनेगी। भारत की आधुनिक कृषि तकनीकों को अंतर्राष्ट्रीय सराहना भी इसके तौर पे मिली। अवार्ड मिलने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे वह क्या थे? कि यह सम्मान 140 भारतीयों के परिश्रम, हमारे किसानों की मेहनत और कृषि वैज्ञानिकों के नवाचार को समर्पित है। यह इनके शब्द हैं अवार्ड मिलने के बाद। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि FAO का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली क्लास में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।